हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है गुप्त वंश, और गुप्त वंश का आज लास्ट टॉपिक है। गुप्त वंश में आज हम पढ़ेंगे कि गुप्त वंश में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है हम उसके बारे में, यानी बेसिकली साइंस। और जो हम बात करेंगे वो है गुप्तों की कला, और गुप्तों की कला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से सवाल पूछता है, और जो सवाल पूछता है जनरली सभी लोग छोड़ ही देते हैं, है ना। तो आज के बाद आपसे फिर ये जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा। तो आज हम पढ़ेंगे ये है गुप्तों की कला, गुप्तों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास। गुप्त वंश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। विज्ञान ही नहीं, मैथ भी आप समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स का भी कुछ रूल यहाँ से निकला है ना। मैथ का, जिसमें हम दशमलव के बारे में पढ़े हैं, जिसमें हम जीरो के बारे में पढ़ते हैं, है ना। वो चीज़ें आज आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें से कुछ टॉपिक आपको पता होना चाहिए। उसमें हम पढ़ेंगे अंक गणित के बारे में, मैथ, अंक गणित। दूसरा है उसमें हम पढ़ेंगे ज्योतिष, है ना। किसका शादी कब होगा, कब बच्चे होंगे, कब नौकरी लगेगी, है ना। ज्योतिष विद्या जो आप सब पढ़ते हैं उसके बारे में। रसायन, केमिस्ट्री, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी में हम आते हैं, केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे धातु विज्ञान के बारे में, यानी मेटल, नहीं ये चीज़ें। और हम पढ़ते हैं इसमें खगोल, और यह खगोल शास्त्र जो होता है ना, एस्ट्रोनॉट, यानी आकाश में जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। तो ये हुआ है गुप्त वंश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास। और इस पर एक एक टॉपिक आता है, एक एक एग्जाम्पल है। अगर आप वो चीज़ें समझ लेते हैं तो क्या होता है, क्लियर हो जाता है। इसमें जो अंक गणित में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट है, और इन्होंने एक अपना बुक लिखे हैं, उससे है आर्यभट्टियम। और ये आर्यभट्टियम में क्या है, ऑब्वियसली बात है मैथ से रिलेटेड चीज़ें, अंक गणित से रिलेटेड चीज़ें है ना। तो इसमें क्या आता है, जैसे शून्य की खोज आप सुने होंगे कि शून्य की खोज किसने की है, दशमलव, पाई, जैसे पाई का मान समझते हैं ना 1.22/7 आप सुने होंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो किस बुक में लिखा हुआ है, आर्यभट्टियम में। और किसने लिखा है, आर्यभट्ट ने लिखा। एक तो ये है। आर्यभट्ट ने एक बात और बोले जिसको हम बोलते हैं सूर्य सिद्धांत। यानी सूर्य का क्या सिद्धांत है, नहीं सूर्य का सिद्धांत, जिसे हम क्या पहले पढ़ते थे। पहले ज़माने में ये माना जाता था कि जो है सूर्य ही घूमता है, जो दिन और रात होता है उसमें कौन सा है, वो पृथ्वी स्थिर है और सूर्य ही घूमता है ना। लेकिन पहली बार आर्यभट्ट ने बोला कि नहीं, पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है। हम ज्योग्राफी में ये टॉपिक पढ़ेंगे भी कि किस टाइप से काम करता है, लेकिन यहाँ पे ये बात आर्यभट्ट साहब ने बोल दिए हैं। यानी क्या है, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी ध्रुव पर क्या है, घूमती है। यानी सबसे पहले इन्होंने ही बोला है। तो ये चीज़ आपको पता हो गया, नहीं। यानी आर्यभट्ट के बारे में आपको दो चीज़ पता हो गया। पहला कि दशमलव, पाई और शून्य की खोज इन्होंने की है, और कौन सा बुक में, आर्यभट्टियम में। और इन्होंने दूसरी बात बोले हैं कि सूर्य सिद्धांत की बात की है, जिसमें हम पृथ्वी एक अपने ध्रुव पर स्थिर है नहीं, और कौन घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है। क्लियर है।
ये चीज़ है। अगर आप ज्योतिष विद्या की बात करेंगे तो ज्योतिष में जो व्यक्ति है उनका नाम है छपनक। छपनक का प आधा है, छपनक है। यानी छपनक कौन है? ज्योतिष विद्या जानने वाले लोग। क्लियर है? इनके बारे में बस इतना ही पता होना चाहिए। क्लियर? हम गणित लिख ही देते हैं। अगर हम रसायन विज्ञान की बात करेंगे, रसायन या धातु विज्ञान, आपको पता है कि हम आपसे पहले भी बोले हैं कि जो मेहरौली का लौह स्तंभ है वो किसके टाइम में बनाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में बना है। और ये कहाँ है? जो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है, कहाँ पे? कुतुब मीनार के बगल में, दिल्ली में ही है ना। उसी के जो प्रांगण है यानी उसी के जो आंगन है उसमें वो जो स्तंभ है वो क्या है? गड़ा हुआ है, लोहे का स्तंभ है। और उस पर माना जाता है कि अभी तक जंग नहीं लगा है। नहीं तो क्योंकि धातु विज्ञान का उस समय इस टाइप का प्रयोग किया जाता था, इसलिए माना जाता है कि काफ़ी उत्कृष्ट था। तो इसको हम बोलते हैं मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली का क्या है? लौह स्तंभ। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली बात कहाँ है? दिल्ली में। इससे पहले भी हम बात कर लिए है ना, इस पर हम डिटेल बात की है, तो ये भी चीज़ें आपको पता है। अगर खगोल शास्त्र की बात करें तो खगोल शास्त्री उसमें थे बराहमिहिर। बराहमिहिर ये क्या है? खगोल शास्त्री है। और इनकी बुक है बृह जातक। और इसमें क्या है? जो ग्रह एंड नक्षत्र, इसके बारे में इन्होंने बताया है ना। 9 ग्रह है हमारे पृथ्वी पर, वो क्या करते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। नक्षत्र भी हैं, वो चलते रहता है ना। तो ये जो सारी बातें हैं ये क्या किस में है? गुप्तों के टाइम में है। और एक और व्यक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए जिसका नाम है ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त का जो बुक है वो है ब्रह्म सिद्धांत। और ये माना जाता है भारत का न्यूटन, है ना। क्लियर है? यानी जो ब्रह्मगुप्त है उनको क्या माना जाता है? भारत का न्यूटन माना जाता है। और उनका बुक का क्या नाम है? ब्रह्म सिद्धांत। एक और है, ये फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया, ये मैथ हो गया, नहीं ये खगोल हो गया। अब आते हैं बायोलॉजी पे, यानी डॉक्टर, है ना। तो उसके टाइम में जो डॉक्टर है उनका नाम है धन्वंतरी। धन्वंतरी। और धन्वंतरी क्या है? वो डॉक्टर है। ये चीज़ें आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। और एक डॉक्टर का नाम और आता है जिसका नाम है सुश्रुत। ये भी डॉक्टर है ना। ये दो डॉक्टर है, ये किसके टाइम में है? किसके टाइम में? गुप्तों के टाइम में। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो साइंस है, टेक्नोलॉजी का जो विकास है गुप्तों के टाइम में ठीक ठाक हुआ है। इसमें से मैथ, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? आर्यभट्ट के बारे में, है ना। इसमें हम दशमलव, शून्य, पाई के बारे में पढ़े हैं। और वो कौन सा बुक था इनका? आर्यभट्टियम। क्लियर? और ये फिर हम सूर्य सिद्धांत के बारे में पढ़े, इनके बारे में। तो ये तो हो गया। ज्योतिष में छपनक है। रसायन में हम देखते हैं कि कौन? मेहरौली का जो लौह स्तंभ है। और एक खगोल शास्त्र है बराहमिहिर, इनका एक बुक है, कौन है? बृह जातक। और इसमें ग्रह और नक्षत्र के बारे में पता है। सवाल सिर्फ ये आएगा कि खगोल शास्त्र कौन है इसमें से, है ना। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने एक ब्रह्मगुप्त एक व्यक्ति है जिसका नाम है ब्रह्म सिद्धांत, है ना। और एक इनको माना जाता है भारत का न्यूटन। और एक लास्ट है बायोलॉजी में धन्वंतरी। मेन रूप से धन्वंतरी आपको याद रखना है। और सुश्रुत, ये क्या है? डॉक्टर है, बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें। क्लियर? तो ये है गुप्तों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे गुप्त की कला। गुप्त कला या गुप्तकालीन कला। कला का क्या मतलब है? पहला सवाल तो यही है। आर्ट। आर्ट का क्या मतलब है? आर्ट का मतलब होता है कि बहुत टाइप का आर्ट, जैसे चित्रकला, है ना, वास्तुकला। वास्तुकला में क्या आता है? भवन निर्माण, मंदिर का निर्माण। चित्रकला का मतलब क्या होता है?
उसमें मूर्ति भी आएगा, मूर्ति कला हम उसको बोलेंगे। चित्र का मतलब है कहीं पे फिगर बनाना, नहीं। और फिर एक आता है मूर्ति कला, उससे रिलेटेड मूर्ति बनाना। एक यहाँ पर है गुहा कला या गुफा स्थापत्य कला, है ना। तो ये सब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे हम पहले पढ़ेंगे वो है वास्तुकला। वास्तुकला, और वास्तुकला में क्या आता है? वास्तुकला में रूप से क्या आएगा? भवन निर्माण, मंदिर निर्माण, यानी भवन कितना अच्छे से बनाया गया है, भवन का जो स्ट्रक्चर है कैसा है ना। गांव में जैसे नहीं होता है, भवन क्या बनाता है, अगर इतना ज़मीन है सीधे 2 रूम बना दिया, इस टाइप का नहीं। जो शहर में आप भवन देखते हैं, शहर में जो घर देखते हैं, है ना, उसका स्ट्रक्चर कितना अच्छा होता है कि छोटा सा एरिया में बहुत भव्य तरीके से क्या बनाया जाता है, घर बनाया जाता है। हम उसकी बात कर रहे हैं। उसी टाइप से हम देखते हैं कि मंदिर निर्माण। तो मंदिर निर्माण में जो है हम जब देखते हैं कौन सा मंदिर, देवघर का कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर, है ना। ये भी इनके टाइम में बनाया हुआ है, क्लियर। और इसी में हम देखते हैं, और ये जो इसके टाइम में जो मंदिर का जो निर्माण है, वो मंदिर का निर्माण ज़्यादातर हुआ है नागर शैली में। अब आपको समझना है कि मंदिर का निर्माण जो होता है वो 3 शैलियों से होता है ना। यानी मंदिर निर्माण कौन कौन शैली? एक को बोलते हैं नागर शैली, एक होता है द्रविड़ शैली, तीसरा होता है बेसर शैली। हम इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन काम का चीज़ें जो होता है हम उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक फिर पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो नागर शैली है, नागर शैली माने उत्तर भारत में जितना भी मंदिर बना है वो बना है किस में? नागर से। और द्रविड़ में किस में? साउथ में। यानी दक्षिण भारत में जितना मंदिर बना है उसको हम बोलते हैं द्रविड़ शैली। और इसमें जो बेसर शैली है, ये नॉर्थ और साउथ दोनों को मिलाकर जो शैली का निर्माण होता है, हम उसको बोलते हैं कौन सा शैली? बेसर शैली। अब इसमें बेसिक अंतर क्या है कि जो उत्तर भारत में जितने भी लोग हैं, जैसे बिहार यूपी में जो भी मंदिर बनता है, आप देखेंगे कि नॉर्मल रहता है, कि जैसे ऐसे रहा है और मंदिर इस टाइप से खड़ा रहता है और अंदर में देवी देवता रहते हैं, इस टाइप से होता है ना। लेकिन जो द्रविड़ शैली में जो मंदिर होता है उसमें ये होता है कि जैसे कि एक गोपुरम होता है। गोपुरम का मतलब क्या होता है कि आगे में चबूतरा बना है, आप पहले इसको क्रॉस करेंगे, उसके बाद आप यहाँ मंदिर में जाएंगे। लेकिन साउथ में क्या जो और नॉर्थ में होता है सिर्फ यही होता है, ये वाला जो गोपुरम है वो नहीं होता है, गोपुरम। आप समझ रहे हैं? यानी बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं जितना भी भव्य मंदिर बनता है वो है द्रविड़ कला में, और जो साधारण मंदिर है वो किसमें? नागर शैली में। और इसीलिए हम देखते हैं कि उत्तर भारत में जितना भी मंदिर होता है वो किस में होता है? उत्तर भारत में वो नागर शैली में होता है, क्लियर। और साउथ में द्रविड़ शैली में। हम इस पर बात आगे करेंगे भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही है इसमें। अब इसमें हम आते हैं, वो आते हैं स्तूप एंड गुहा स्थापत्य। गुहा का मतलब समझते हैं ना, गुफा। गुफा कैसे बनाया जाता है? पत्थर पहाड़ को काट कर, है ना। और ये जितना भी जो गुफा की बात हम करेंगे, है ना, स्तूप किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से, है ना। आप स्तूप देखे भी हैं, सारनाथ का स्तूप, है ना, शांति स्तूप जो राजगीर में है ना। तो वो चीज़ें आप देखते हैं। गुहा स्थापत्य कला में 2 टाइप का गुहा है। 2 गुहा की हम बात करते हैं। एक है अजंता की गुफा, है ना, ये है। और ये अजंता कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का कहाँ? औरंगाबाद जिले में। एक तो ये है अजंता की गुफा, और एक है बाघ पहाड़ी, यानी बाघ पहाड़ी में जो गुफा बना है वो है वो। और ये है कहाँ? ये है एमपी में। टोटल 29 गुफा है।
अब आपको समझना है कि जिसे मान लेते हैं कि ये पहाड़ है पूरा, तो यहाँ एक गुफा बना दिया, फिर यहाँ एक गुफा बना दिया पहाड़ को काटते हुए, है ना, इस टाइप से, है ना, आप समझ रहे। तो ये जो गुफा बनता है वो गुफा कितना है, 29 गुफा है। कहाँ, अजंता में। और अजंता की गुफा कहाँ है, वो है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद ज़िले में। क्लियर। और ये जो 29 गुफा है, 29 में 4 क्या है, 4 है चैत्य, 4 क्या है, चैत्य है, और 25 क्या है, बिहार है। यानी बेसिकली जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना। चैत्य और बिहार किससे रिलेट करता है, बौद्ध धर्म से। चैत्य क्या होता है, बौद्धों का पूजा स्थल, यहीं पे ये पूजा करते हैं, पूजा स्थल। और ये बिहार क्या होता है, ये होता है निवास स्थान। यानी यहाँ पे बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं, रहते हैं। यानी ये दोनों आसपास ही बनाए जाते हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ रहते हैं, और रहते हुए क्या होता है, जब सुबह होता है तो पूजा करने लग जाते हैं। अब ऐसा नहीं, ज़्यादा दूर रहेगा तो कैसे जाएगा, नहीं जा सकता। जैसे हम लोग के यहाँ मंदिर होता है, और बौद्धों के लिए क्या होता है, वो चैत्य होता है ना। जैसे ब्राह्मण धर्म वाले लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं, बौद्ध वाले कहाँ जाते हैं, चैत्य में जाते हैं, और रहते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बिहार, है ना। इसीलिए बौद्ध के नाम पर ही जो राज्य बना है वो बना है बिहार। बिहार एक राज्य है ना। तो ये चीज़ें आपको क्या होता है, पता होता है। तो अगर हम प्रारंभ में देखना है महायान शाखा, सॉरी हीनयान शाखा का, है ना, और फिर आगे जाके क्या बना है, महायान। तो ये भी बात आपको पता चल गया कि शुरू में जो है, शुरू का मतलब है कि इनका जो विकास है 1 से लेकर 7वीं सदी तक, है ना। तो ये जो शुरू से लेकर जो लास्ट तक जो बना है ना। ऐसा नहीं कि 29 गुफा क्या होगा कि सिर्फ गुप्तों के टाइम में बन गया था, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसका जो विकास है अलग अलग राजाओं ने वो किया है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, गुप्तों के बारे में। तो जो गुप्त काल का जो गुफा है हम उसकी बात करेंगे, किसकी, गुप्तकालीन गुफा। यानी गुप्त काल में मात्र 3 गुफा है, वो है 16, 17 और 19। क्लियर है। यानी 29 में से 4 किसका है, चैत्य है, जो आप पूजा करते हैं, पूजा का स्थल किसका, बौद्ध का। 25 क्या है, बिहार है, जहाँ पे बौद्ध लोग रहते हैं, बौद्ध भिक्षु रहते हैं। शुरू में जो गुफा बना है वो हीनयान का है, बौद्ध धर्म आपको पता है, या अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको ये चीज़ देखना चाहिए, हीनयान वाला है। और आगे चल के जैसे जैसे हुआ वो क्या हुआ, महायान में कन्वर्ट हुआ। और गुप्तों के टाइम में जो गुफा का निर्माण हुआ है वो 3 गुफा हुआ है, कौन सा, 16, 17 और 19। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 16, 17, 19 है, तो ये जो 19 है गुप्तों में ये है चैत्य, और ये जो 16, 17 है ये है बिहार। यानी ऐसे टोटल बिहार कितना है, 25 है, लेकिन गुप्तों में जो बिहार बनाया गया है वो कौन सा, 16 और 17। क्लियर, ये भी है। यानी बेसिकली ये क्या है, बुद्ध से रिलेटेड है। अगर बाघ गुफा की बात करें तो ये भी बौद्ध से रिलेटेड है ना, बौद्ध से रिलेटेड। और इसमें जो ये जो बाघ गुफा है सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो चित्रकारी के लिए, यानी चित्रकला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो हम इसके बाद भी पढ़ेंगे कि चित्रकला, समझ रहे हैं। यानी बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो चीज़ें इसमें हैं। अब हम पढ़ेंगे वो है चित्रकला, पेंटिंग। अगर हम पेंटिंग का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है किस में, गुप्तों के टाइम में। अगर पूछेगा कि जो स्थापत्य कला है या कला में सबसे ज़्यादा किस कला का विकास हुआ है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है चित्रकला का, है ना। तो इसमें हम लिख देते हैं सर्वाधिक विकास। सर्वाधिक विकास ये चीज़ है ना। और इसमें जो चित्रकला है वो बहुत सहज भाव से, जो सहज मुद्रा होता है ना, सहजयान, सहज। जैसे कोई खाना खा रहा है फ़ोटो खींच लिया, है ना, आप समझ रहे हैं। कोई कहीं टहल रहा है तो वो फ़ोटो, जो इंस्टेंट जो फ़ोटो लिया जाता है
उस फोटो की हम बात करें, उसी को हम बोलते हैं सहज मुद्रा। जैसे यदि आपको पता हो कि अगर फ़ोटो कोई आपका खींच रहा है तो आपका चेहरा बदल जाएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं हो कि कोई फ़ोटो खींच रहा है तो चेहरा अलग हो जाता है। तो जो पहले वाला चेहरा है, जो आपको पता ही ना हो कि जो मेरा फ़ोटो खींचा जा रहा है, तो उसमें जो फ़ोटो का जो क्वालिटी होती है वो बेहतर आती है, वो अच्छी आती है ना। आप समझ रहे हैं, ये चीज़ है। तो वही जो हम सहज ज्ञान की बात कर रहे हैं वही है कि इंस्टेंट लिया गया है फ़ोटो, है ना, और यह इंस्टेंट चित्रकारी किया गया है, तो इसको हम बोलते हैं अत्यंत सजीव है ये है। और इसमें से आपको वही दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यहाँ भी जो चित्रकारी है कहाँ है, अजंता की गुफा में है, और एक है बाघ गुफा यानी बाघ पहाड़ी। अब आपके दिमाग में दोनों बात आया होगा कि पहले तो हम स्थापत्य कला या गुहा कला के बारे में पढ़े। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कि ये है पहाड़, इसको काट के क्या बनाया, गुफा बनाया, और गुफा बनाते हुए क्या हुआ कि इसके जो दीवार पर है उस पर चित्रकारी कर दिया, है ना। आप समझ रहे हैं, ये है, अरे दीवार में लिखा जाता है ना, उसी टाइप से। तो वो चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और इसमें से जो टोटल कितना गुफा है, 29, और 29 में कितना है, 16, 17 और 19 किसका है, गुप्तों के टाइम का है ना। तो इसमें से जो चित्रकारी किया गया है उसमें से कुछ ही बचे हैं, बाकी सब क्या हुआ है, मिट गया है। नहीं तो जो चीज़ बचे हुए हैं हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बचे चित्र में कौन कौन सा है, 1, 2, 9, 10, 16 और 17, ये चीज़ें हैं, यानी ये जो चित्र बचे हुए हैं। अब बाकी सब क्या हुआ, ये जो है चित्र का मतलब है ये जो गुफा है ना, गुफा में जो चित्र है, यानी फर्स्ट वाले गुफा में जो चित्र है वो बचे हुए, 2 सेकेंड वाला में वो बचे हुए, 9 वाला में वो बचे हुए। बाकी जो 29 गुफाओं में जो पहले चित्र बनाया गया था बाकी सब मिट गया है ना। तो 29 में से जो कुछ महत्वपूर्ण है वो, एक तो 16 आपको पता होना चाहिए, एक लड़की जो मरणासन पर है उसका फोटो बनाया गया है। तो ये सवाल पूछता है कि मरणासन राजकुमारी का चित्र, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि मरणासन राजकुमारी का जो है चित्र है, और सर्वाधिक चित्र जो है वो 16वां जो गुफा है उसमें बनाया गया है। क्लियर। और एक है 17 क्या है, बुद्ध के जीवन से रिलेटेड, जैसे जीवन हुआ, मृत्यु हुआ, है ना, महापरिनिर्वाण, यानी उससे रिलेटेड है, यानी बुद्ध से रिलेटेड जो चित्र है वो चीज़ें, ये चीज़ें आपको पता है। और ये जो बाघ का जो है, बाघ पहाड़ी में कौन सा गुफा है, इसको बोलते हैं बाघ गुफा। बाघ गुफा में जो चित्रकारी है वो 4 और 5 ही बचा हुआ है, और ये ऑब्वियसली बात कहाँ है, ये है MP में। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चित्र है वो है रंग महल का, है ना। और ऑब्वियसली बात है कि जो कलर यूज करता था, लाल, पीला, हरा, काला, इस टाइप का कलर यूज जो अभी भी पेंटर लोग करते हैं, है ना, तो उसी का ये प्रयोग करता था। बोल सकते हैं इसकी सामान्य जीवन का चित्र। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध के अलावा क्या है, सामान्य जीवन का जो चित्र है। सामान्य जीवन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये घर बनाया हुआ है ना, कोई कहीं व्यक्ति जा रहा है उसका फ़ोटो ले लिया, हल लेके जा रहा है उसका फ़ोटो बना दिया, है ना, तो उस टाइप का चीज़ है ना। तो ये जो चित्रकारी है इतना ही है। अब जो लास्ट एक चीज़ बच गया है वो बच गया है क्या, मूर्ति कला, मूर्ति के बारे में। बचा है वो है मूर्ति कला। ऑब्वियसली बात आपको पता है कि जो गुप्ता वाले लोग हैं वो क्या मानता है, ब्राह्मण धर्म को मानता है, और ब्राह्मण धर्म में से सभी धर्मों को बराबर अधिकार देता है ना। तो इसलिए यहाँ पे देखते हैं कि बुद्ध का भी चित्र है, शिव का भी है, और वैष्णव का भी चित्र है। तो ये भी चीज़ आपको समझना है कि वैष्णव और शिव तो है ही, बुद्ध वाले महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी धर्मों को क्या करता है कि ये बराबर का अधिकार देता है। और सभी का मतलब है कि जैन भी है ना,
यानी ब्राह्मण धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों का चित्र जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो है वो है बुद्ध, है ना, या शिव। शिव में एक देखे होंगे कि एक होता है दायां और एक होता है बायां। अब फोटो कभी देखे होंगे, दायां होता है वह पुरुष और बायां क्या होता है, तब महिला। यानी शिव का फोटो देखे होंगे कि ये जो दायां भाग है उस समय क्या है, पुरुष का है, और इधर जो बायां है वो लेडीज का है। दोनों फोटो मिला हुआ रहता है, मिक्स रहता है ना। तो उस समय कब से ये शुरुआत हुआ है, तो ये गुप्तों के टाइम से ही हुआ है शुरुआत, है ना। यानी दायां भाग पुरुष के लिए और बायां भाग क्या है, महिलाओं के लिए। ये फोटो आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। और जो बुद्ध के बारे में है तो इसमें माना जाता है कि सारनाथ की जो बुद्ध की मूर्ति है, बुद्ध की जो मूर्ति है, या मथुरा की बुद्ध की मूर्ति है, सुल्तानगंज, अब यहाँ पर दो चीज़ें समझना कि बुद्ध की बहुत सारी मूर्ति है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछता है ये तीन मूर्ति से। सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति किसके टाइम में बना है, मथुरा में बुद्ध की मूर्ति किसके टाइम में, और जो सुल्तानगंज में बुद्ध की मूर्ति है वो किसके टाइम में बनाया गया है। और ये सब जो मूर्ति है इसमें सजावट ज़्यादा प्रयोग किया गया है। सजावट आप समझते हैं ना। सजावट का मतलब आप देखेंगे कि राम का जो चित्र है तो पूरा सजा हुआ रहता है ना, पूरा कंगन ये सब पूरा वो सब चीज़ें जो रहता है ना अलग अलग टाइप का। तो वो जो सजावट है वो बढ़ा किसके टाइम में, गुप्तों के टाइम में। यानी बुद्ध का जो मूर्ति में सजावट बढ़ाया गया है ना, जिसे ब्राह्मण धर्म में अपनाया गया था। और इसमें से बुद्ध की कुछ मूर्ति होती है जिसको हम बोलते हैं ना अभय मुद्रा में, अभय भूमि स्पर्श मुद्रा, ये चीज़ें, धर्म चक्र परिवर्तन। अब इसके बारे में अभय का मतलब होता है सोना, यानी सोए हुए मुद्रा में, है ना। बुद्ध का बहुत सारा मूर्ति देखे होंगे जो सोए हुए लेटे हुए रहते हैं, है ना। तो उसका जो प्रचलन है वो बुद्ध को गुप्तों के टाइम से हुआ। भूमि स्पर्श का मतलब है ना एक हाथ में धरती पे सटाए हुए, है ना, ये चीज़ें दिखाया जाता है। तो बुद्ध का जो मूर्ति है वो यहीं से निकल के आया है। और धर्म चक्र पर मतलब है कि अपना उपदेश दे रहे हैं, उसका जो है वो मूर्ति बनाया हुआ है ना। तो ये पूरा है वो है गुप्तों की कला, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, आप देख भी लिए, है ना। तो आज हो गया गुप्त का जो काम वो समाप्त हो गया, है ना। यदि आप इसको ध्यान से पढ़े हैं, है ना, तो आप क्या कीजिए, इस पर सवाल बनाइए, और सवाल तो ज़रूर बनाइए ताकि आपको ये समझ आए कि जो चीज़ हम पढ़ाए हैं वो ठीक पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए। और अगर ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं तो अब से आप वीडियो क्यों देखिएगा, है ना। सिंपल बात है कि अगर आपको कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है क्यों देखिएगा। इसलिए आप उस चीज़ को चेक करने के लिए आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं कीजिए, क्यों कीजिएगा। उस चीज़ को आप चेक करने के लिए आप क्वेश्चन ज़रूर बनाइए। आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं आप क्वेश्चन बनाइए ताकि आपको ये समझ आ जाए कि जिससे हम पढ़ रहे हैं और जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं। क्लियर। तो आप बनाइए, और अगर नहीं बनता है तो आप हमें बताइए कि नहीं बन रहा है ना। और ऑब्वियसली बात है मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन बनेगा, है ना। बहुत हद तक वही है, मेरा वही टेक्निक है। तो ये 10 में से 8 आपको बनना चाहिए। 2 के लिए हम गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन 8 में से 10 अगर आप सही से पढ़ें तो बनेगा, पूरा बना। आगे जब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्धन वंश या हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।